हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। आज अपने सेशन में हम डिस्कस करेंगे नाबार्ड एआरडी रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो एआरडी के अपने आधे पार्ट को कवर करता है, रूरल डेवलपमेंट को। एग्रीकल्चर तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप एग्रीकल्चर स्टैटिक पार्ट को कैसे कवर करें, एग्रीकल्चर करंट पार्ट को कैसे कवर करें, स्कीम्स कैसे याद करें, ये सारी चीजें कवर कर ली हैं। अगर आपने ये सारे वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देखें, उससे आपको एग्रीकल्चर कैसे कवर करना है ये अच्छे से समझ आ जाएगा। बट क्योंकि रूरल डेवलपमेंट अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है। सिलेबस कैसे नहीं है? क्योंकि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में आप देखोगे कि 4 साल का बीएससी डिग्री प्रोग्राम है। ओके, तो उसका पूरा एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, प्रॉपर सिलेबस है, क्या चीज पढ़ना है, कहाँ से पूछा जा सकता है, प्रॉपर अलाइनमेंट है। बट रूरल डेवलपमेंट का कोई ऐसा वेल डिफाइंड प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है, तो वो हमको कैसे पढ़ना होता है और उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स देखोगे तो रूरल डेवलपमेंट से ऐसा कोई स्टैटिक टाइप का पार्ट नहीं है कि आपको ये पढ़ना है उससे क्वेश्चन आएंगे। रूरल डेवलपमेंट से अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो जनरली वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या फिर जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज की स्कीम्स हैं उनसे रिलेटेड या उनका कंटेक्स्ट या उनके करंट डेटा पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको रूरल डेवलपमेंट कैसे पढ़ना है आज हम बताएंगे। आप अपना रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के लिए कैसे पूरा कवर कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट पढ़ने के लिए सबसे पहले ना आपको विलेज कंसेप्चुलाइज करना पड़ेगा। आप अपने माइंड में एक फ्रेमवर्क बनाइए, क्योंकि आपने सभी अपने गांव गए होंगे, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में रहते तो ऐसा हो नहीं सकता कि विलेज किसी ने नहीं देखा हो। आप सभी ने गांव देखा होगा, गांव का परिवेश देखा होगा। आप अपने गांव या ननिहाल कहीं ना कहीं जरूर गए होंगे, तो आप उसको एक बार इमेजिन कीजिए कि गांव में क्या होता है। अगर आप इमेजिन कर पाएंगे तभी आप रूरल डेवलपमेंट को पढ़ सकते हैं या उसको समझ सकते हैं। ठीक है, आप अपने गांव को इमेजिन करिए। वहां जो सबसे बड़ी चीज होती है कि वहां पे क्या इशू होता है, कनेक्टिविटी का इशू है। हम शहर में यहाँ पे हमारे पास 4 लेन हाईवे, 6 लेन हाईवे या डबल स्टैंडर्ड रोड या अच्छी स्टैंडर्ड्स की रोड है। बट गांव में हम जाते हैं तो सिंगल लेन रोड होती है, वो भी कई जगह टूटी होती है। एंड इवन कई गांव में अभी भी रोड्स नहीं है, बहुत हद तक हमें पैदल चलना पड़ता है। तो आप ये देख सकते हैं कि लैक ऑफ रोड है, लैक ऑफ कनेक्टिविटी है, ये सबसे बड़ा इशू है। देन हम आते हैं हाउसिंग फैसिलिटी पे। अगर आप गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, स्पेशली हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, शहरों में हमारे पास बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं, मतलब हर टाइप की फैसिलिटीज है, 2 BHK 3 BHK। अब वहीं पे आप गांव को इमेजिन कीजिए, गांव में ऐसी कोई भी फैसिलिटीज नहीं है, बहुत सिंपल टाइप के मकान होंगे, एक ही टाइप के होंगे। एंड इवन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पक्का मकान होना भी एक अपने आप में चैलेंज है। लोग हट्स में रहते हैं या फिर कोई कच्चा टाइप का मकान होगा, चाहे वो ईंटों का हो, चाहे किसी भी टाइप से उन्होंने वो लोकल अरेंजमेंट से बनाया हो, तो उस टाइप की हाउसिंग फैसिलिटी वहां पे होती है। देन तीसरा आता है सैनिटेशन। लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन। सैनिटेशन तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। अगर आप गांव को देखो, सोचो, तो वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे शहरों में है, जितना भी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। गांव में ऐसा नहीं होता। अगर गांव में आप देखोगे जो वाटर वेस्ट भी है सारे सारे ही घरों का, वो एक कॉमन कैनाल में होके गांव के कहीं बाहर पे एक पूरा बड़ा सा एरिया खुले में वो सारा का सारा डंप हो रहा होता है। और इससे बहुत सारी बीमारियां या फिर गंदगी सभी कुछ होती है। तो ये भी एक अपने आप में इशू है। सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी चीज आती है रूरल डेवलपमेंट की, अगर हम जब भी बात करते हैं तो वहाँ की जो वर्क फोर्स है वो क्या करती है। जो रूरल पॉपुलेशन है इंडिया की, हम कहते हैं कि अभी भी 50 to 60 पॉपुलेशन या उससे ज्यादा अभी भी गांव में रहती है। तो वो क्या करती है वहां पे? वो लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर पे अगर वो डिपेंडेंट है, मतलब वो बहुत अच्छा कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन बहुत अच्छा नहीं है। वो नहीं होने का रीजन क्या है कि एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस नहीं होता? नहीं, बल्कि वहां पे लैंड होल्डिंग्स, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारी जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो बहुत कम है। बहुत अच्छा लाइवलीहुड या बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहां पे नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखोगे कि जितना भी यूथ है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए माइग्रेट करता है गांव से शहरों की तरफ। तो ये सबसे बड़ा एक अपने आप में चैलेंज है। देन वहां पे पुअर लिटरेसी का अगर आप देखोगे तो ये नहीं है कि वहाँ के बच्चों का पढ़ने में मन नहीं है। वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वहाँ पे काम बहुत ज्यादा है। शहरों में तो हमको सब कुछ घर पे मिल रहा है, पानी हमारे घर पे आता है, सारी चीजें हमको लोकल मार्केट में अवेलेबल है। बट गांव में आपको अगर पानी लेना है तो पानी लेने भी आपको जाना पड़ेगा। सब्जी लेनी है तो आपको खेत से लानी पड़ेगी या दूर किसी मार्केट से लाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पास नहीं होगा। तो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने की जगह उनसे सारे काम कराने में विश्वास रखते हैं, तो इस वजह से भी पुअर लिटरेसी वहां पे रहती है। और सबसे बड़ी चीज है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बिल्कुल जो हम कहते हैं ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी कमी अभी तक है। जो हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1952-53 में स्टार्ट किया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के साथ,
उसका भी एम एंड ऑब्जेक्टिव जो था वो अभी भी कम्युनिटी डेवलपमेंट का वो पूरा नहीं हो पाया, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बन नहीं पाया। एजुकेशन आप देखोगे बहुत बहुत पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। सिमिलरली हेल्थ का इशू तो अभी हर जगह ही है कि पहले तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पे डॉक्टर्स एंड वो बाकी फार्मासिस्ट सुविधाएं नहीं होंगी। तो ये सारा एक कंटेक्स्ट था रूरल सोसाइटी का। अगर आप इसको समझेंगे, आप वहाँ की समस्याओं को समझेंगे, तो आप जरूर समझ सकेंगे कि हमको रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमको अपने एग्जाम में कवर करना है। अगर आप इतने ही एस्पेक्ट्स को कवर करके जाते हैं, अगर इनके लिए आप जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है या इसका क्या प्रायर कंटेक्स्ट है, क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है और क्या इसमें वर्क हो रहा है, तो आपके सारे क्वेश्चन उसमें कवर हो जाते हैं। आप लास्ट ईयर का पेपर देख सकते हो, पीएमजीएसवाई से एक क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से एक क्वेश्चन था, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, लाइवलीहुड से रिलेटेड तो पूछे ही जाते हैं, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ एंड एजुकेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट में तो मनरेगा एक सबसे बड़ी स्कीम है, तो मनरेगा से क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा ही जाएगा। तो ये सारे ही ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपको पढ़ना है और जिनसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो नाउ व्हाट शुड बी आवर फोकस, कहाँ मतलब ये हमने परेशानियां तो समझ ली, हमने इमेजिन भी कर लिया कि हमारा गांव ऐसा है, बीच में घर है, चारों तरफ एग्रीकल्चर फील्ड है, वहां पे कुछ गंदगी भी जमा हो रखी है और लोग भी बहुत ज्यादा मतलब एडवांस नहीं है, ये सब तो हमने इमेजिन कर लिया। बट अब हमारा पढ़ने के लिए क्या फोकस होना चाहिए, तो उसमें है रूरल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव एंड प्रोग्राम। तो सबसे पहले कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम, तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, रूरल कनेक्टिविटी क्या दिक्कत है कि हमारे पास रोड्स की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, पीएमजीएसवाई का कौन सा फेज चल रहा है और वो क्या उसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, ये हमें देखना है। देन आता है रूरल हाउसिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन का जो पहला फेज था ओडीएफ, ओडीएफ तो हम ओडीएफ फ्री हो चुके हैं, बट अभी जो ओडीएफ प्लस है, जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करता है, उसके लिए क्या हमारे एम्स ऑब्जेक्टिव है और कैसे हमको उसको पढ़ना है, स्पेशली स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कंटेक्स्ट में हम इसको पढ़ेंगे। देन है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट या मनरेगा। स्किल डेवलपमेंट में तो पूरी ही एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, तो उससे रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं वो सारी हमको पढ़नी होंगी। और मनरेगा क्या स्कीम है और वो क्या क्या चीज करती है, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको क्लियर होने चाहिए, तो आपका ये टॉपिक भी क्लियर होगा। देन एजुकेशनल एडवांसमेंट, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, सिमिलरली हेल्थ स्ट्रक्चर और प्रोग्राम्स को सुधारने के लिए गवर्नमेंट क्या स्कीम्स ला रही है। जैसे आप सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, या फिर अभी पोषण मिशन गवर्नमेंट ने 2.0 लॉन्च किया है, तो उसमें क्या पहले कंपोनेंट्स थे, क्या अभी कंपोनेंट्स हैं, ये सारे ही आपको देखने होंगे। तो अगर आप ये इस इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करते हैं, तो आपके सारे ही क्वेश्चंस कवर होते हैं। अब लास्ट ईयर का एग्जाम पेपर देख सकते हो, लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर देखने से आपको काफी हद तक पता चलता है कि हमारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं और हम क्या पढ़ के उनको कवर कर सकते हैं। देन हम आते हैं स्टैटिक रूरल डेवलपमेंट में। सबसे बड़ी चीज होती है कि सर बाकी सब तो ठीक है, हम पढ़ लेंगे, ये पंचायती राज भी पढ़ लेंगे, बट स्टैटिक वाला जो पार्ट होता है वो इसमें क्या है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया ना, रूरल डेवलपमेंट के स्टैटिक पार्ट के लिए ऐसा कोई भी स्पेशल बुक नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है। तो रूरल डेवलपमेंट का अगर आप कंटेक्स्ट समझते हैं ना, तो आप उसका स्टैटिक पार्ट भी समझ जाएंगे। जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो आज कहाँ तक पहुंची है, इंडिपेंडेंस के बाद अभी तक उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है और वो किस किस एरियाज की है, तो अगर आप वो देखोगे तो आप समझ जाओगे कि वो स्टैटिक पार्ट में क्या कवर हो सकता है। देन जो इंपॉर्टेंट है वो है रूरल इकोनॉमी। तो रूरल इकोनॉमी में ये नहीं है कि हम इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हमको ये पढ़ना है कि रूरल इकोनॉमी हमारी कैसी है। तो रूरल हमारी इकोनॉमी कैसी है, एग्री बेस्ड इकोनॉमी है, तो एग्री एंड एलाइड बेस्ड इकोनॉमी है, उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। देन रूरल पॉपुलेशन और वो वर्कफोर्स, रूरल पॉपुलेशन का क्या स्ट्रक्चर है और क्या वर्कफोर्स है, और हमारी वर्कफोर्स जो रूरल वर्कफोर्स है वो लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन है सबसे इंपॉर्टेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है, जिसको हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी बोलते हैं, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कब से ये स्टार्ट हुआ, अभी कौन सा चल रहा है, इसमें कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए, या 3 टीयर 2 टीयर सिस्टम और जितनी भी कमिटीज इसमें बनी, ये सब आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप पंचायती राज का ये सब पता होता है तो आपको पंचायती राज, क्योंकि अपने आप में स्टैटिक पोर्शन ही है पूरा, आप उसमें देखोगे तो करंट जो चेंजेस हैं वो आप करंट पार्ट या फिर डायनेमिक में इंक्लूड कर सकते हो, अदरवाइज उसमें जितना भी सारा कुछ है वो स्टैटिक पार्ट ही कवर करता है। नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड तो आप समझते ही होंगे, नाबार्ड जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ नाबार्ड। तो एग्रीकल्चर आप अभी तक समझ गए हैं और आपको रूरल डेवलपमेंट भी वैसे ही समझना है। देयर है इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज।
जो हमारे रूरल एरियाज में कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको जस्ट बताऊं तो इंस्टीट्यूशनल में आप सबसे पहले देख सकते हो कि बैंक्स हैं, या जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, या जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं गवर्नमेंट वाली, तो वो इंस्टीट्यूशनल में आती है। नॉन इंस्टीट्यूशनल में आप देख सकते हो कि हमारे एनजीओ जितने भी वर्क करते हैं या फिर कुछ ग्रुप्स वर्क करते हैं, तो वो सारे नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज में आते हैं। देन रूरल क्रेडिट का स्ट्रक्चर, रूरल क्रेडिट का स्ट्रक्चर पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग ये समझते थे कि जो बड़े साहूकार हैं उनसे ही क्रेडिट लिया जाता था, मतलब उनसे ही लोग लोन लेते थे और उसको चुकाने में उनकी हालत खराब हो जाती थी। अभी जब से नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ 1969 से, तब से बैंकों के द्वार भी रूरल एरियाज के लोगों के लिए खुल गए। तो 1969 के बाद सभी को लोन मिलना शुरू हुआ। और अगर आप देखोगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कैसी है, एग्री इकोनॉमी, तो उसमें वहां पे जो रूरल क्रेडिट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एग्री इकोनॉमी या फिर एग्रीकल्चर क्रेडिट बेस्ड। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट कैसा होता है, प्रोडक्शन क्रेडिट में सबसे पहले आता है किसान क्रेडिट कार्ड, या वैसे ही अभी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कर रही है जिसको हम इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कहते हैं, तो गवर्नमेंट उसमें भी काम कर रही है। तो यही बेसिक सा स्ट्रक्चर है रूरल क्रेडिट का भी। तो ये कंटेक्स्ट में आपको पढ़ना है, तो इससे आपका स्टैटिक पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि हमने नया बैच 1 जून 2021 से स्टार्ट कर दिया है। अभी आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ कि हमारे कोर्स में सबसे बेस्ट चीज ये है कि हम लोग रेगुलर लाइव सेशंस करते हैं। रोज इवनिंग में या फिर डे टाइम में हमारी लाइव क्लासेस होती हैं विद द एक्सपर्ट फैकल्टी। तो वहां पे आप अपने जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। आपके कोई भी चीजें नहीं समझ आ रही है तो वहां पे पूछ सकते हैं। तो जरूर ज्वाइन करें। बाकी इसके साथ आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। कोई भी आपके डाउट है तो हमें कॉल करके या हमें लिख के आप भेज सकते हैं। देन सोर्सेस टू स्टडी रूरल डेवलपमेंट। अब हमने कंटेक्स्ट भी देख लिया, स्टैटिक पार्ट भी देख लिया, अब हम इसे कवर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फॉर स्टैटिक पार्ट में कंटेक्स्ट और रिपोर्ट्स। तो कंटेक्स्ट जो हमने अभी तक देखा, तो उसके लिए हमको पता चल गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। रिलेटिव मिनिस्ट्रीज, रिलेटिव रिपोर्ट्स हमारी इंपॉर्टेंस है, उनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन इज द कुरुक्षेत्र मैगजीन। कुरुक्षेत्र मैगजीन तो एक ऐसी चीज है कि जिससे आपका पूरा का पूरा एआरडी ही नहीं बल्कि आपका ईएसआई भी कंप्लीट होता है। तो कुरुक्षेत्र मैगजीन को तो आप बिल्कुल, मतलब इस चीज के लिए तो ये सबसे अच्छी चीज है कि आपको ये पढ़ के ही जाना है। आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कुरुक्षेत्र मैगजीन आप चाहे उसका समरी पढ़ें, चाहे आप उसकी वीडियो देखें, या चाहे आप पूरी बुक पढ़ें। अगर आपको बुक अवेलेबल नहीं होती तो आपको समरी या फिर वीडियो हम लोग रेगुलर अपने यूट्यूब में भी डालते रहते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र मैगजीन आप जरूर पढ़ के जाएं। कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ने के लिए कई भी स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर कुरुक्षेत्र, हम बाकी स्कीम्स तो पढ़ रहे हैं तो हम कुरुक्षेत्र मैगजीन क्यों पढ़े। कई बार क्या होता है कि कुरुक्षेत्र मैगजीन में कोई जो एक कंटेक्स्ट है, मान लीजिए रूरल डेवलपमेंट पे ही मंथ का इश्यू था कि रूरल डेवलपमेंट में हमको कुछ कुछ स्कीम्स तो पता होंगी, मेजर स्कीम्स पता होंगी, बट हमें कुछ ऐसी स्कीम्स नहीं पता होंगी जो रूरल डेवलपमेंट कवर करेगा, या कोई एक ऐसा कंटेक्स्ट को कवर करेगा जिसको कंसेप्ट हमारे अंदर होने चाहिए, सो दैट कि हम एग्जाम में आंसर कर सकें। तो इसलिए कुरुक्षेत्र मैगजीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली योजना मैगजीन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक पार्ट के लिए करंट अफेयर्स हैं, जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड वो आपको पढ़ना है। उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स होता है पीआईबी। पीआईबी में आप मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तो हमने एग्रीकल्चर में कवर किए थे, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई भी आप जरूर पढ़ के जाएं। तो इसके अगर करंट अफेयर्स आप कंप्लीटली पढ़ते हैं तो आपका आरडी सेक्शन कवर होता है। तो कुरुक्षेत्र योजना मैगजीन तो मैंने आपको बता ही दिया। इकोनॉमिक सर्वे इज आल्सो इंपॉर्टेंट। 2020 एंड 21 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड चैप्टर्स हैं आप उनको जरूर पढ़ें। तो उसमें क्योंकि सारी स्कीम्स दी रहती हैं कि गवर्नमेंट किस किस स्कीम्स पे काम कर रही है, एग्रीकल्चर में भी, सिमिलरली रूरल डेवलपमेंट में भी, तो उससे आपका काफी आपको हेल्प मिलेगी अपने को कवर करने की। तो दोस्तों हमने ये देखा कि आप रूरल डेवलपमेंट कैसे कवर कर सकते हैं। तो फिर जस्ट एक टॉपिक के लिए मैं यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ले रहा हूँ टॉपिक, कि हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं। तो पंचायती राज टॉपिक अगर आपको किसी को भी पढ़ना है तो आपको बेसिक सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसमें कमिटीज कितनी थी। तो जो सबसे पहली कमिटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी थी, 1957 में ये बनी। तो इसने क्या रिकमेंड किया, इसने 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंडेशन की। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी, बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड किया। 3 टियर क्या है, एक तो विलेज लेवल, दूसरा ब्लॉक लेवल, तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 टियर होने चाहिए। विलेज उसमें एक अपनी अलग यूनिट होगी, देन उसके ऊपर ब्लॉक लेवल, देन उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो 3 ये टीयर्स हैं, आप इनको कह सकते हैं कि पंचायती राज के 3 लेवल्स हैं। तो ये, और साथ ही साथ उन्होंने क्या बताया कि डायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए विलेज लेवल के पंचायत पे, मतलब लोगों को हक होना चाहिए कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव है उसको खुद से चुन सकें। तो राजस्थान एक पहला स्टेट था जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट किया था। नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले इनॉग्रेशन हुआ था अक्टूबर 2 1959 को बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी।
तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन थी। देन अशोक मेहता कमेटी बनी 1977 में। उसने क्या रिकमेंड किया? 2 tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज। देन एलएम सिंघवी बनी, इसके पहले एक जीएमवी के राव कमेटी बनी थी, उसके बाद एलएम सिंघवी कमेटी बनी 1986 में। उन्होंने रिकमेंड किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट फाइनली बिल लाने में सफल हुई, ऑल्दो वो राजीव गांधी जी के टाइम से कोशिश चल रही थी, वीपी सिंह के टाइम पे भी कोशिश हुई, बट फाइनली पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे ये बिल लाया गया और ये बिल लोकसभा सितंबर 1991 में लोकसभा में लाया गया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में ये 1992 में पास हुआ और 1993 अप्रैल से ये एक्टिव हुआ, या आप कह सकते हैं कि वो फोर्स में आया। तो ये पंचायती राज के लिए इंस्टीट्यूशनल एरिया तक की पूरी कहानी है। देन उसके बाद जो ये एक्ट बना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम जिसे कहते हैं 1992 में, तो ये इसने क्या करा, पार्ट 9th ऐड किया टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें मतलब सबसे पहले एक चीज क्या, एक तो पंचायत था और साथ साथ उन्होंने क्या ऐड किया, 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल क्या है, जिसमें 29 फंक्शनल आइटम्स दिए हुए हैं पंचायत के। ये साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज क्या, जो हमारा आर्टिकल 40 था उसको एक प्रॉपर शेप देता है रिगार्डिंग द रूरल पीपल, या फिर हम कह सकते हैं कि पंचायती राज के फेवर में। तीसरा पॉइंट इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो था कि जो स्टेट है उसको ऑर्गेनाइज करना है अपनी विलेज पंचायत को, और उनको प्रॉपर पावर्स देनी है सो दैट कि वो एक अपनी सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में काम कर सकें। इसमें दो कंपोनेंट्स बनाए गए, एक तो कंपलसरी कंपोनेंट या फिर एक दूसरा वॉलेंट्री कंपोनेंट। तो कंपलसरी कंपोनेंट में क्या था कि क्रिएशन ऑफ न्यू पंचायती राज सिस्टम स्टेट्स को बनाना है, और वॉलेंट्री क्या था, वो उसकी डिस्क्रिप्शन होगी वो किस टाइप का पंचायती राज सिस्टम बनाते हैं। मतलब जैसे 3 tier पंचायती राज सिस्टम है, अगर किसी स्टेट की 20 लाख से कम पॉपुलेशन है तो वो जो बीच वाला सिस्टम है जिसको हम ब्लॉक लेवल या फिर इंटरमीडिएट लेवल बोलते हैं, तो उसको वो छोड़ सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन दी गई वॉलेंट्री प्रोविजंस के रूप में स्टेट्स को। तो दोस्तों हमने ये देखा कि कैसे आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है। पंचायती राज इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये इस टाइप से आपको बाकी चीजें भी कवर करनी है। सारी चीजें अभी पॉसिबल नहीं है कि हम अभी सारा आज के दिन में ही कवर कर दें। तो आपको जो भी चीज लगते हैं, जो भी टॉपिक आपको लगता है कि हमें कवर करना चाहिए, तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप जरूर पूछें। साथ ही जाने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि एफसीआई टेक्निकल का कोर्स जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम है, उसका टेक्निकल कोर्स भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जरूर एनरोल करें। साथ ही साथ एग्रीकल्चर अपडेट्स के लिए एग्री बी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट होने की स्थिति में आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, और जरूर विजिट करें iexamp.com। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।